दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने एक 409 पेज का जजमेंट दिया है उस मुद्दे पर जो पिछले 20 साल से अलग अलग फोरम में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान में करीब हम 15,000 करोड़ रुपए का तेल आयात कर रहे हैं। हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी से पैदा हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को आराम से खा रहे हैं। जब विदेश जाते हैं हम वही खाते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में जब हम आके विदेशी माल खाते हैं हम भी वही खाते हैं। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी हमें अगर भारत के किसानों को देनी हो तो बहुतों को ऐतराज हो जाता है। सवाल इस बात का है आज कि भारत के किसानों को खेती में टेक्नोलॉजी देने में ऐतराज क्यों है। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे, क्योंकि अगर खेती में टेक्नोलॉजी आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो पैसा हम आयात में लगा रहे हैं वो बचेगा और इस देश की तरक्की होगी। हाँ, अगर कोई सेफगार्ड की जरूरत है, जैसे बाकी देशों ने सेफगार्ड किए हैं, हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन टेक्नोलॉजी को नहीं आने देना, क्या ये साजिश है? आज हम चर्चा इस बात की करें। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी और हमारी जिंदगी से सम्मिलित है ये दोस्त, और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे पे एक राष्ट्रीय बहस भी शुरू होगी। और आने वाले दिनों में हमें ये समझना होगा जो किसान नेता हैं वो किस तरफ बैठते हैं। आज सवाल इस बात का है दोस्तों कि हिंदुस्तान में करीब 70% तेलों का हम आयात कर रहे हैं। और कौन से तेल? ये वही क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से निकला हुआ तेल है। दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान तेल आयात करना कम कर देता है, अगर हिंदुस्तान में प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तो ऑब्वियसली आप तेल कम आयात करेंगे। अगर आप हिंदुस्तान में तेल कम आयात करते हैं तो नुकसान किसका होगा? भारत का या उन ताकतों का जो भारत में निर्यात करना चाहती है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि जो लोग भारत से व्यापार करना चाहते हैं, भारत को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनका व्यापार कम होता है तो वो क्यों चाहेंगे कि भारत का बाजार उनके हाथ से जाए? अगर अरबों डॉलर का बाजार, भारत का बाजार किसी के हाथ से जाएगा तो क्या वो पूरा प्रयास नहीं करेगा कि हिंदुस्तान में आत्मनिर्भरता को रोका जाए? यही चीज हमें समझनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, जो मैं आपको पढ़ देता हूं, कि जो भारत ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में जो कमेटी बनाई है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया, मस्टर्ड टेक्नोलॉजी को, कि आप इसको भारत में किसानों को दे सकते हैं। और सारी रिसर्च हुई, सारे डेटा बनाए गए। और किन्होंने बनाए? भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उन्होंने डेटा दिया, कोई प्राइवेट कंपनी ने नहीं दिया। भारत की संस्थाओं ने डेटा जनरेट किया, भारत की सरकार ने उनको अप्रूव किया। भारत में ही बना हुआ बीज भारत के किसानों को नहीं मिलेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी, अगर टेक्निकल कमेटी ने कोई डिसीजन लिया है तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, आप करिए। अब मुद्दा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा कौन देगा? क्या प्राइवेट एनजीओ डेटा देंगे? क्या उनके पास रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं? या वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते ही नहीं भारत आत्मनिर्भर हो, वो डेटा कहां से लाएंगे? तो फिर वो डराने के लिए दुनिया भर के जो आर्टिकल हैं उनकी तरह जो लोग सोचते हैं, वहां से वो डेटा इकट्ठा करेंगे और हमारी संस्थाओं को देंगे, कहेंगे देखिए जी ये सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं करना। मजे की बात यह है कि यही जब लोग विदेश जाते हैं तो ये जीएमओ खा के आते हैं, वहीं से ही उन्हीं उत्पादों से बना हुआ प्रोडक्ट खा के आते हैं, तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है, ना ये बीमार पड़ते हैं। हिंदुस्तान में अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इन सब के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्या ये वास्तव में एनवायरनमेंट की चिंता है या इसके पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्योंकि दोस्तों भारत 144 करोड़ लोगों का देश है। पूरी दुनिया इस बात पे नजर गड़ाए बैठी है कि कब भारत के बाजार में हमें घुसने को मिलेगा।
अमेरिका सरकार और वहां की एजेंसियां इस बात को पूरी तरह से मानती हैं कि हम बड़े मात्रा में भारत में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा व्यापार और बढ़े। सिर्फ उनकी समस्या है भारत की कस्टम्स ड्यूटी, जिस पे लगातार वो दबाव बनाए रखते हैं कि कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए, और भारत सरकार किसानों के हित में वो ड्यूटी कम करने को तैयार नहीं। मैं आपके सामने एक केस स्टडी और रखूंगा आने वाले वीडियोस में, तब आपको पता लगेगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ एमएसपी बढ़ रही है वो अपने आप में भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बन जाएगा, और पूरा एनालिसिस विद डेटा में आपके सामने रखने वाला। सवाल आज इस बात का है कि जब हमने कॉटन में जीएम की टेक्नोलॉजी लेके आए तो वो कॉटन था, कपास थी, क्या उससे कोई लोग मरे? क्या उससे कोई हाहाकार मचा? कोई रिपोर्ट नहीं आई। कभी आपने सुना? कोई रिपोर्ट नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि साहब कॉटन तो कोई खाता नहीं है, वो तो कपड़ों में जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जो बिनोला निकलता है, कॉटन सीड निकलता है, वो कहाँ जाता है? कभी आपने सोचा है? उस बिनोला से तेल निकलता है जिसको आप कॉटन सीड ऑयल बोलते हैं। गुजरात में खूब खाया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि कॉटन सीड ऑयल से बने हुए प्रोडक्ट काफी टेस्टी भी होते हैं, अचार खासकर। अब सवाल इस बात का है कि आज तक क्या बिनोला तेल खाने से, कॉटन सीड ऑयल खाने से क्या गुजरात में कोई हाहाकार मचा? क्या वहां के लोग सड़क पे आए कि आप हमें कॉटन सीड ऑयल क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं। साउथ इंडिया में भी कॉटन सीड खाया जाता है, पंजाब के कुछ हिस्सों में भी कॉटन सीड खाया जाता है। इनफैक्ट कॉटन सीड ऑयल पूरे देश में बिकता है। कहीं से आपको लोगों के बीमार होने की खबर आई या लोगों का प्रदर्शन देखा कि हमें तेल नहीं चाहिए? लोग मजे से खा रहे। तेल निकालने के बाद जो कॉटन सीड की खल बिकती है, जो बचती है, वो आती है कैटल फीड के काम, पशु चारे के काम। क्या आपने कभी भारत में गायों को या भैंसों को या बाकी पशुओं को कॉटन सीड ऑयल केक से बना हुआ फीड खाते हुए देखा है और वो जानवर बीमार हो गए, मर गए? कभी ऐसी खबर आपने सुनी? कुछ नहीं सुना। इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी किसी भी रूप में नुकसानदेह नहीं है, पहली बात। अब आप इंटरनेट पे जाइए और सर्च करिए कि कितने लोग जीएम फूड खाने से मरे। एक भी केस आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये हंगामा किस बात का कि हम जीएम टेक्नोलॉजी नहीं आने देंगे? जब जीएम टेक्नोलॉजी आई तो भारत ने कॉटन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाई, हमारी कॉटन इंडस्ट्री इंप्रूव हुई। जो पहले विदेशों से कॉटन आता था, अब हम एक्सपोर्ट करने के लायक हो गए। स्थिति ये हो गई। इसी तरह से अगर बाकी क्षेत्रों में भी अगर जीएम टेक्नोलॉजी आती है और भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ता है, तो भारत के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही हैं उनको तो निश्चित रूप से दर्द होना जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसी ताकतों को फंडिंग करते हैं उनका तो मकसद ये है कि उनका व्यापार बंद नहीं होना चाहिए। जो लोग कॉटन का भारत से व्यापार करते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको तो कष्ट है ही है। लेकिन जो लोग तेल के व्यापार में हैं, जो लोग बाकी मक्के के व्यापार में हैं, बाकी चीजों के व्यापार में हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि भारत कभी आत्मनिर्भर हो। तो पहली बात तो हमें समझनी होगी, क्या जीएम टेक्नोलॉजी इतनी खराब? ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सारे एनजीओ, दुनिया भर के जो एनजीओ हैं, ये सिर्फ भारत में ही क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इन्होंने अपनी सरकारों को क्यों नहीं कन्विंस किया विदेश में, यूरोप में और अमेरिका में, कि जीएम फूड पे बैन लगना चाहिए? वहां तो ये लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वहां का किसान, वहां की जनता, वहां की सरकारी संस्थाएं, वहां के वैज्ञानिक संस्थान इस बात से सहमत हैं कि ये टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, इनफैक्ट यूजफुल है। ये तो था इसका राजनीतिक और आर्थिक पहलू। अब इसका एक एंगल हम और देखते हैं, वो ये है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ ट्रेड। 20 साल पहले मैं इस बात को मानने को तैयार हूं कि जीएम टेक्नोलॉजी की जो क्षमता थी वो चुनिंदा किसी खास कंपनियों के पास थी। उस स्थिति में ये कहना कि साहब हमको जीएम टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इससे मल्टीनेशनल का फूड सिस्टम पे कब्जा हो जाएगा, उस आर्ग्यूमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता।
लेकिन आज जीएम टेक्नोलॉजी तो इतनी कॉमन है और ऑफ पेटेंट है, मतलब आज उस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। और भारत की संस्थाएं भी जीएम टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। हिंदुस्तान में जीएम टेक्नोलॉजी पे बहुत काम होता है। आपकी जितनी वैक्सीन हैं, जितनी एंटीबायोटिक्स हैं, जितनी दवाइयां हैं, जितने आप सिंथेटिक विटामिन खाते हैं, ये सब कहां से आता है? आपकी पूरी की पूरी मेडिकल साइंस इंडस्ट्री जीएम टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आप उसको तो अलाउ कर देते हैं। आपको सिर्फ बीज से ऐतराज किया है। बीज से ऐतराज इसलिए है कि अगर भारत में ये टेक्नोलॉजी बनने लगी तो जो विदेश से माल आता है, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनका जो प्रभुत्व है वो कम होने लगेगा, क्योंकि वही अच्छी टेक्नोलॉजी भारत की सीड कंपनियां भी और भारत के संस्थान भी देने लगेंगे। शायद लोग ये नहीं चाहते। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये फैसला हम नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस को बोलेंगे कि वो एक बड़ी बेंच को ये दे ताकि इस पे ढंग से काम हो। इस पे एक नेशनल पॉलिसी बनाने की एडवाइजरी दी है सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को। मुझे लगता है वो कदम सही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जाए। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी कि वहां पे टेक्नोलॉजी ना आए? पहली बात। और अगर वो चाहेंगे तो उनका आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य आधार नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार का विरोध ही करना है तो विरोध के लिए राजनीतिक रूप से आप किसी भी अच्छे काम का विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश का नुकसान होगा। और तीसरी बात जिसको हमें समझनी होगी कि आपको एक कमेटी बनानी है जिसमें न्यूट्रल लोग हों। अब न्यूट्रल कौन होगा? आप उन लोगों को रखेंगे जिनको टेक्नोलॉजी नहीं पता, या तो वो न्यूट्रल होंगे जिनको कुछ नहीं पता, तो जो उनके सामने रखा जाएगा उस बेस पे वो आधार बनाएंगे। अगर आप एक्सपर्ट्स को रखेंगे तो उनके पास तो पूरा ज्ञान पहले ही है कि वो जीएम टेक्नोलॉजी में अगर उन लोगों ने काम कर रखा है तो उनको पता होगा कि ये टेक्नोलॉजी सेफ है या नहीं है, तो वो तो आप उनको बायस्ड ही बोलोगे, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता है। सवाल इस बात का है कि अगर हर चीज में हम अपने वैज्ञानिक संस्थाओं पे शक करेंगे तो क्या ये देश आगे तरक्की कर पाएगा? हाँ, एक चीज मैं मानने को तैयार हूं कि कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड चॉइस मिलनी चाहिए। कंज्यूमर को अगर लगता है कि उसको जीएम प्रोडक्ट से बना हुआ, जो जीएम क्रॉप से बना हुआ प्रोडक्ट नहीं खाना है, तो लेबल पे आप लिख दीजिए, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर आप उस जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को सही जानकारी ना दें, भ्रांति फैलाएं, डराएं, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा पे प्रभाव पड़ सकता है। मुद्दा जो गंभीर है, भारत की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब मुद्दा इस बात का है कि केंद्र सरकार क्या रास्ता निकालती है किसानों तक टेक्नोलॉजी पहुंचे, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंचेगी तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। और आमदनी बढ़ाने के लिए अगर आप हर साल सिर्फ एमएसपी ही बढ़ाते रहेंगे तो अगले 5 साल बाद किसानों का माल ही नहीं बिकेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार बहुत सस्ता है। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। हमारे यहां पे जितना सनफ्लावर का जो सूर्यमुखी है उसका बीज का जो रेट है, उससे 5 से 10 रुपए ज्यादा ही सूर्यमुखी का तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलता है। अब मुझे ये बताइए दोस्त कि आप सूरजमुखी का बीज भारत के किसानों से अगर खरीदेंगे तो बेचेंगे किसको? क्योंकि उतने के आसपास तो तेल ही मिल रहा है। उस स्थिति के अंदर क्या होगा? तो हमें एमएसपी पॉलिसी को अलग ढंग से डिटेल में देखना होगा, क्या ये किसानों के वास्तव में हित में है। और एमएसपी के साथ साथ जो हमें देखना होगा वो है जीएम टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है दोस्तों? हो सकता है कि आपने जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा ना पढ़ा, इंटरनेट पे जाके आप डेटा सर्च कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि इंडिविजुअल लोगों की ओपिनियन ना समझ के वैज्ञानिक डेटा को पढ़ें। वो ढूंढें जो वैज्ञानिक तथ्य हो। इंडिविजुअल एनजीओज के लिए या किसी पॉपुलर फिगर को लेके या किसी एनजीओ के नेता को लेके उनकी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी कमरों में नहीं बनती है या घर में बैठ के ड्राइंग रूम में नहीं डेवलप होती है, उसके लिए लेबोरेटरीज चाहिए।
उनकी मॉनिटरिंग करती हैं संस्थाएं। आप उनकी रिपोर्ट पढ़िए, आपकी क्लैरिटी होगी और फिर आप ओपिनियन बना सकते हैं कि जीएम टेक्नोलॉजी भारत के हित में है या नहीं। मेरा यह मानना है कि जब तक भारत में उत्पादकता नहीं बढ़ेगी तब तक किसानों का भला नहीं होगा, कंज्यूमर्स का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा, क्योंकि हमारी जब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगी हम ना तो महंगाई कंट्रोल कर पाएंगे और महंगे माल से कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे और हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो आमदनी कैसे होगी। दूसरी तरफ आयात बढ़ता जाएगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचार शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।